हेलो दोस्तों। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का। चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। देखिए ये चैप्टर वैसे तो स्टैंडर्ड क्लास के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में मेंस में अक्सर फैक्ट्स इसमें काम आता है। तो ठीक है, तो देखिए आज सातवीं शताब्दी के बाद राजवंशों का उदय हुआ। कई राजवंशों का उदय हुआ उपमहाद्वीप में। देखिए 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी मतलब क्या, 600 BC। अभी जो 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 21वीं शताब्दी बोलेंगे। इसमें कन्फ्यूजन रहता है अक्सर को, इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है, तो ये मैप देख लीजिए 7वीं शताब्दी का, जिसमें कि 7वीं शताब्दी बाद का कई राजवंशों का उदय हुआ है। देख लीजिए इधर दक्षिण में देखिए चोल का, पांड्यन का, चेर का, राष्ट्रकूट का, पाल का। ठीक है, तो अब देखिए पढ़िए चैप्टर। देखिए नए राजवंशों का उदय। देखिए 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते। देखिए बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है, जो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े सामंत लोग, कुलीन लोग, सरदार लोग जो है, योद्धा सरदार लोग अस्तित्व में आ चुके थे। और ये सब बड़े बड़े अमीर आदमी को जो है, जो राजा लोग सोचा जो कंट्रोल करके रखे, क्योंकि उससे बहुत सहायता मिलेगी। तो राजा लोग क्या क्या जो उन्हें एक जैसे उन्हें मान्यता देने लगा, जैसे सामंत के रूप में या मातहत के रूप में उसे मान्यता देने लगे। ठीक है, और राजा लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वो अपने स्वामी के लिए उपहार लाएगा और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और जरूरी पड़ने पर सैन्य सहायता भी प्रदान करे। तो ये देखिए ये सामंत से और बड़े बड़े कुलीन लोगों से, भूस्वामी लोगों से जो कि राजा लोग उम्मीद करते थे। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी होता था कि अगर वो कुलीन लोग जो है, जो बड़े बड़े भूस्वामी लोग, सामंत लोग जो है, जिसको राजा सामंत का रूप में मान्यता दिया, अगर उसको अधिक संपत्ति, अधिक संपदा हासिल हो जाता था ना, तो वो अपने आप को महासामंत के रूप में मान्यता देते थे। अपने आप को महामंडलेश्वर, महासामंत। देखिए यहाँ पे पर ये फैक्ट्स है, ये इसको याद रखिएगा। अधिक संपत्ति पाने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर में घोषित कर लेते थे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो राजा के खिलाफ विद्रोह भी खड़ा कर देते थे। राजा के अधिपत्य से, राजा के गुलामी से, राजा के अधीन से अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा करते थे सामंत लोग। कब, जब उसको अधिक संपदा हासिल हो जाता था तब। ठीक है, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। देखिए ऐसा ही उदाहरण दक्कन मतलब क्या, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का था। देखिए आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण में राष्ट्रकूट है। ये देखिए यहाँ पे गोदावरी नदी के जस्ट नीचे राष्ट्रकूट है, इधर पूर्वी राष्ट्र चालुक्य है, इधर चोल है, इधर चेर है। तो राष्ट्रकूट देख लीजिए दक्षिण में है। तो इस तरह का एक उदाहरण है। तो राष्ट्रकूट लोग क्या किया, जो शुरुआत में राष्ट्रकूट लोग कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन में थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। देखिए तो ठीक ऐसा ही एक उदाहरण हमको दक्षिण में देखने को मिला, जो कि सामंत लोग अधिक संपत्ति और संपदा हासिल कर लेने के बाद अपने राजा से
राजा का अधीन से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे। ठीक ऐसा ही उदाहरण हमको दक्षिण में मिला राष्ट्रकूटों के द्वारा। राष्ट्रकूट शुरुआत में क्या था, राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन में थे, लेकिन 8वीं सदी आते आते यानी कि 750 बीसी आते आते राष्ट्रकूट का एक प्रधान, जो कि नहीं होता है कि किसी भी सोसाइटी में एक प्रधान होता है, किसी भी सोसाइटी में एक अमीर जो जिसको कि ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, कोई एक मुख्य लोग होते हैं, मुख्य परिवार होते हैं। तो 750 बीसी आने तक यानी कि 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान था जिसका नाम था दंती दुर्ग। वो जो है ना चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं किया बल्कि उसे हराया भी, और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। मतलब एक हिरण्यगर्भ बेसिकली एक रीति रिवाज होता है जिससे कि अगर जो आदमी मतलब ये राज करेगा, अगर वो क्षत्रिय नहीं है, जन्मना क्षत्रिय नहीं है, तो ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से, रीति रिवाज से, वो ब्राह्मणों के द्वारा उसको क्षत्रिय के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा। इसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ बेसिकली। ठीक है, तो इसका लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका जो है, शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, ये याद रखिएगा। और जब इसका पूरा ये आएगा डिफाइन तो ये लिख दीजिएगा। तो अब देखिए कुछ अन्य उदाहरण और देखिए मतलब राज स्थापित करने का कुछ अन्य उदाहरण देखिए कैसे है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है जो अमीर अमीर आदमी उद्यमी परिवारों के पुरुष, यानी कि अमीर आदमी अमीर परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, सैन्य कौशल दिखाया वो लोग। जैसे कि मिसाल के तौर पे कदम्ब मयूर शर्मन गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। देखिए कदम मयूर बर्मन गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। देखिए कुछ अन्य उदाहरण है जिसमें कि अमीर अमीर परिवार के लोग भी ये अपना राजशाही स्थापित करने के लिए अपना सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे कि इसमें दो एग्जाम्पल है, कदम मयूर शर्मन याद रखिएगा, और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो कि ब्राह्मण थे। वो अपने जो उसका पेशे थे उसको जो कि शुरुआत से कर रहे थे उनको छोड़कर वो शस्त्र अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, कर्नाटक और राजस्थान में कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार कर्नाटक और राजस्थान में। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो वो जो राजशाही स्थापित कैसे हुआ। तो शुरू में देखिए राजशाही स्थापित जो हुआ वो एक तो अपने राजा के अधीन से स्वतंत्र होने का दावा करते हुए हुआ, जैसे कि आपको दिखाएं राष्ट्रकूटों जो कि कर्नाटक में चालुक्य से हुआ। और दूसरा देखिए ये एग्जाम्पल दीजिएगा, दूसरा जो उद्यमी परिवार के लोगों, उद्यमी परिवार के पुरुषों अपने शैल्य कौशल का इस्तेमाल करके अपने राजशाही स्थापित किया, जैसे में कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार। अब देखिए राज्यों में प्रशासन व्यवस्था क्या था, देखिए कैसे था। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ ही किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, बांध किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। बेसिकली इसमें देखिए कहा क्या जा रहा है, जो देखिए राजा जो उस समय जो नया नया राजा जो उभरे, तो वो शुरू में महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवों का, ऐसे ऐसे मतलब भारी भरकम जो है जो उपाधियां धारण करने लगे। लेकिन इतने भारी भरकम इतना इतना ये सब उपाधि धारण करने के बाद भी वो अपने सामंत के साथ, वो अपने किसान के साथ, वो अपने व्यापारी के साथ, ब्राह्मणों के साथ, संगठनों के साथ अपनी सत्ता का साझेदारी करते थे, क्योंकि उनसे उनको लाभ था, राजस्व वसूली करना था, रेवेन्यू वसूली करना था। इन सभी राज्यों में देखिए
उत्पादक जो होता था, किसान होता था, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। ये इनको जो है ना अक्सर मतलब जितना भी उसका उत्पाद हुआ उसमें से एक हिस्सा त्यागने के लिए पहले तो मनाया जाता था, अगर नहीं माना तो बांध किया जाता था, फोर्स किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर भी वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का मतलब बड़े बड़े जमींदार, अमीर, कुलीन वर्ग होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, ठीक है, व्यापारियों से भी राजस्व वसूला जाता था। अब देखिए 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश को दिखा रहे हैं, चोल वंश। देखिए यहाँ पे चोल वंश है ना, देख लिया। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। देखिए तमिलनाडु में जो शासन चला चोल वंश का, उसका एक अभिलेख मिला है जिसमें कि वो चोल वंश क्या किए, चोल वंश का राजा लोग क्या करते थे कि विभिन्न किस्म के कर मतलब 400 से ज़्यादा कर लगाए थे, और इसीलिए उसका सूचक शब्द 400 से ज़्यादा मिला है। कर का अलग अलग नाम था, इसीलिए 400 से ज़्यादा अलग अलग नाम वाला कर जो है जो मिला है, अभिलेख में मिला है, ठीक ना। सबसे अधिक उसमें से उल्लेखित कर है वेट्टी। वेट्टी मतलब क्या, नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये जो कर होता था, जैसे कर लगाया जाता था कोई भी चीज़ पे, तो नगद नहीं ले जाता था, उसको जबरन अपने काम में खेती गृहस्थी करवाया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई। इसमें से इतना ही इम्पोर्टेंट है। 400 से देखिए चोल वंश के अभिलेख मिला जिसमें कि विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले, और सबसे उल्लेखित थे इसमें से वेटी, नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता। बस इतना ही इसमें याद रखनी है। देखिए ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। राजा जो किसान लोग से, व्यापारियों लोग से उनका उत्पादकों का एक हिस्सा लेता था, तो ये जो है जो राजा का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत थी। सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। देखिए इसमें बेसिकली कहा जा क्या रहा है, जो राजा के जो मतलब वित्तीय, राजा की जो व्यवस्था था, राजशाही था, तो उसका वित्त जो आधार था, ये व्यापारी लोग से, उत्पादकों से प्राप्त किए हुए संसाधन से चलते थे, क्योंकि उनमें मंदिरों का और दुर्गों का निर्माण उसी से करते थे, ठीक है, और उन संसाधन का युद्ध में लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। और कौन सा युद्ध में, जिसमें कि लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्ग के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी, उस युद्ध में ये संसाधन का राजस्व का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। और देखिए ये जो राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करते थे। सामान्यतः मतलब अमीर आदमी, कुलीन वर्गों के परिवारों से ही वो ऐसा पदाधिकारी को नियुक्ति करते थे राजस्व वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए। और ये जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद, जैसे पहले बाप था, उसके बाद बेटा, उसके बाद फिर उसका बेटा, इसी तरह चलेगा, इसीलिए इसको कहा गया वंशानुगत। देखिए सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। निकट राजा के जो अपना निकट संबंधी थे, यही सब पद पे अक्सर उनको ही मिलता था। परस्तियाँ और भूमि अनुदान। देखिए परस्तियाँ क्या होता है, सबसे पहले परस्तियाँ समझ लिए। परस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य भी नहीं हो सकते हैं। देखिए परस्तियाँ बेसिकली, परस्तियाँ जो है जो राजा के दरबार में रहने वाले दरबारियों, कवि सब परस्तियाँ राजा के, उसमें राजा का जो है जो प्रशंसा के ही बारे में लिखा रहता है परस्तियाँ में।
बढ़ा चढ़ाकर, जिससे कि राजा खुश हो और वो दरबारी और वो कवि को दान दे, इसीलिए वो बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखते। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें सत्य भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि राजा अपने खुद को कैसा दर्शाना चाहता था, खुद को कैसा बनाना चाहता था, वो जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए परस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये परस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, जैसे सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। विद्वान, देखिए प्रस्तियाँ विद्वान ब्राह्मण लिखते थे, ठीक है, वो प्रशासन में भी राजा का मदद करते थे, मतलब अपना बताते थे जो ऐसे ऐसे राजा को। देखिए नागभट्ट की उपलब्धियाँ, नागभट्ट की उपलब्धियाँ, कई शासकों ने प्रस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बखान किया है। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रस्ति के बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। देखिए राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते। देखिए ब्राह्मण जो प्रस्तियाँ लिखते थे ना, बढ़ा चढ़ा कर लिखता था उसमें, जैसे राजा शूरवीर है, राजा मतलब कभी नहीं हारता है, ये है वो है, तो इसीलिए राजा जो है जो ब्राह्मणों को खुशी खुशी भूमि अनुदान पुरस्कृत करते थे, भूमि देते थे पुरस्कार में, और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। और जिसको राजा लोग जो ब्राह्मण को राजा अगर भूमि देते थे तो ये ताम्र पत्र, देख रहे हैं यहाँ ताम्र पत्र, उस पे लिख देते थे जिसको भूमि दिया जाता था, उस पे लिखित करके भूमि दिया जाता था। ठीक है, मान के चलिए दस्तावेज टाइप से। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, कहता है भूमि के साथ क्या क्या, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे, उतना जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखिए 12वीं शताब्दी में एक 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि असाधारण ग्रंथ किसे माना जाता है 12वीं सदी में, तो देखिए असाधारण ग्रंथ माना जाता है तो आप बोलिएगा जो कलहन द्वारा लिखा गया एक संस्कृत काव्य को असाधारण ग्रंथ माना जाता था, जो कि 12वीं सदी में लिखा गया था। देखिए असाधारण इसको क्यों बोलते थे पता है, क्योंकि पहले के लेखक जो है ना उसमें प्रस्तियों में राजा लोग का बड़ाई करता था अक्सर, ये राजा लोग ये है वो है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ हुआ जिसमें कि राजा का क्या नीति है और उनका नीति का गलत नीति है तो उसका विरोध भी, आलोचनात्मक रुख भी इसमें दिखलाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए 12वीं सदी का असाधारण ग्रंथ माना जाता है। और इसमें क्या है, जो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो 12वीं सदी में लिखी गई बृहत संस्कृत काव्य की रचनाकार कौन थे, तो आप बोल दीजिएगा कलहन। और उसमें किसके बारे में इतिहास दिया गया, तो कश्मीर पर राज करने वाले शासकों का इतिहास दर्ज है और यह एक असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, तो यह कैसे लिखा, कलहन जो ये असाधारण ग्रंथ लिखा तो ये कैसे लिखा, तो ये अपने देखिए शिलालेखों से लिखा, दस्तावेजों से लिखा, प्रत्यक्षदर्शियों मतलब उस समय के लोग
जो जानते थे, जो राजा की नीतियों को देखे हैं, उनसे पूछ पूछ कर लिखा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अब समझ में आ जाएगा आपको, एक बार पढ़िएगा तो। अब देखिए, धन के लिए युद्ध, आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। प्रत्येक शासक का राजवंश का आधार जो कोई क्षेत्र विशेष था, वह वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। देखिए, जो राजा था ना, एक एक दूसरे आप तो जानते ही होंगे, एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, एक दूसरे के क्षेत्र को हड़पना चाहते थे, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो देखिए, इनमें से एक क्षेत्र है जो कि बहुत ही मतलब वांछनीय क्षेत्र उसको कहा जाता है। मतलब वो लगभग 3 राजाओं के बीच में, 3 राजवंशों के बीच में लड़ाई चलती रही सदियों तक वो क्षेत्र को लेने के लिए, इसीलिए उसको वांछनीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, वांछनीय क्षेत्र कौन है? गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ये याद रखिएगा। जो वांछनीय क्षेत्र जो है, जो गंगा घाटी में कन्नौज नगर, इसमें देखिए 3 जो है जो राजवंशों का राजा, देखिए एक तो गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष आएगा तो ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष एक वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जिसपे कि सदियों तक गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक के द्वारा सदियों तक उसको लेने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहेगा। तो देखिए, ये जो है 3 गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसको याद रखिएगा। कन्नौज नगर पर 3 को गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासक, पाल वंशों, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक गंगा घाटी कन्नौज नगर में कन्नौज नगर को नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़े, जिसको कि इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में उसको जो चर्चा करते हैं कन्नौज नगर पे। तो क्या क्या है? गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है, आप देखिए, जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपना सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, तो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। देखिए, हमको जैसे पता, देखिए जैसे कोई भी राजा था, वो अपने आप अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, अपना शक्ति को दिखाना चाहता था, हाँ मेरा राजवंश इतना शक्ति है, हम इतना पावरफुल है, तो उसके लिए बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते थे। ठीक है, तो शासक जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो उनका पहला मुख्य रूप से जो निशाना होता था, पहले मंदिर ही मुख्य रूप से उसका निशाना होता था। मंदिर को ही वो ख़त्म करने के लिए सोचते थे। ठीक है, तो क्योंकि मंदिर जो है जो शासकों का एक ये माना जाता है, अपना शक्ति का एक ये। ठीक है, देखिए इसमें से आएगा बहुत सारा, जैसे अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, इसको सुने ही होंगे। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है महमूद गजनबी, अफ़गानिस्तान का जो था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। देखिए, अब ये सब जो लूटपाट करता था, तो मंदिरों पर आक्रमण करता था, इस सब में से सबसे पहले नाम आप जो सुने होंगे, अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान जो था महमूद के बारे में सुने होंगे।
महमूद जो ऐसे शासकों में बहुत ही प्रसिद्ध था। और उसने देखिए उसका जो शासन रहा 997 से 1030 तक शासन किया, और अपने नियंत्रण का लगातार अपने नियंत्रण का विस्तार करते हुए मध्य एशिया के भागों में ईरान तक, देखिए ईरान तक क्या, मैप में देख लीजिएगा ईरान कहाँ है, ईरान तक क्या, और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वो लगभग हर साल भारत पर आक्रमण करता था, और उसका निशाना क्या था, तो संपन्न मंदिर, जिसमें कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। एक बार गुजरात का सोमनाथ मंदिर से बहुत धन लूटा इसने, बार बार हमला किया था, ठीक है। तो ये जो धन लूट के जाते थे, तो उसका जो है जो बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च करते थे। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। देखिए सुल्तान महमूद लोगों को कैप्चर करता था, लोगों को के बारे में जानना चाहता था। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा जो अल बेरूनी किसके शासनकाल में था और किसके दरबार में था, और कौन सा किताब लिखा। तो अल बेरूनी अल हिंद किताब अल हिंद लिखा, ठीक है, किताब अल हिंद। अल बेरूनी किताब अल हिंद लिखा। सुल्तान महमूद गजनी के कहने पर अल बेरूनी किताब अल हिंद लिखा, ठीक है। किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल बेरूनी किताब अल हिंद लिखा, किताब अल हिंद। और क्यों लिखा ये अल बेरूनी किताब अल हिंद, क्योंकि उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसने सौंपा, सुल्तान मोहम्मद गजनी ने। और अरबी में ये लिखा हुआ है किताब अल हिंद, अल बेरूनी ने किताब अरबी में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। एक तो वो हो गया सुल्तान मोहम्मद गजनवी, और दूसरा हम बोले ना चाहमान। चाहमान जो है जो पहले बाद में चौहानों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो युद्ध करने वाले दूसरे नामों में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमान शुरुआत में दिल्ली और अजमेर के आसपास वाले क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब में अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। देखिए उन्होंने पहले तो दिल्ली और अजमेर में शासन करते थे चौहानों लोग, उसके बाद क्या सोचा जो पूरब में और पश्चिम में अपना राज्य का विस्तार करे, जिसके लिए उन्होंने गुजरात के चालुक्य, देखिए गुजरात में भी था चालुक्य, कर्नाटक में चालुक्य तो थे भी क्या, जिसको कि राष्ट्रकूटों ने दमन किया, और गुजरात में भी चालुक्य था, पूर्वी चालुक्य भी इधर है, ठीक है, दक्षिण में। तो देखिए जब चौहानों लोग अपना राज्य का विस्तार करना चाहा पूर्व और पश्चिम में, तो पश्चिम में यानी कि उन्हें गुजरात में चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहर वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासन को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। देखिए ये आप याद रखिएगा, जो चाहमान शुरू में दिल्ली और अजमेर के आसपास अपना शासन करते थे, बाद में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, तो पूर्व और पश्चिम में उन्होंने सैन्य अभियान चलाया, जिसमें कि पूर्व में उनको गुजरात के चालुक्य से टक्कर लेनी पड़ी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहर वालों से टक्कर लेनी पड़ी। गहर वालों से टक्कर, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था आपको पृथ्वीराज तृतीय, 1168 से 1192 में। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों हार गया, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध, उसका शासनकाल 1168 से 1192 हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए
चोल राज नजदीक से एक नज़र। चोल राज के बारे में बताया जाएगा। उरैयूर से तंजावुर तक। उरैयूर देखिए एक गांव का नाम था, और तंजावुर भी एक शहर का नाम था जिसको स्थापित किया था राजा ने। देखिए कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। देखिए कावेरी डेल्टा जो है ना, आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैप में गंगे गोल्ड चोरपुरम के जस्ट बगल में यहाँ पे नदी गई है, ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है, देख लिए। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम के एक छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कि कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन में थे, उनके मातहत थे, उनके शासन में थे। और उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजालिया ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया, और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूधनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। देखिए तो एक सबसे पहले कावेरी डेल्टा में मुट्टियार का था, जो कि कांचीपुरम के पल्लव राजा के सामंत थे, पल्लव राजा के अधीन में थे। बाद में क्या हुआ, जो उरैयार के चोल वंशीय एक मुखिया परिवार, जिसको कि परिवार के विजालिया था, जो कि मुट्टियारों पे हमला करके उसको हरा के कावेरी डेल्टा पे कब्जा कर लिया, और वहाँ पे तंजावुर शहर और निशुंभ सूधनी देवी का मंदिर बनवाया है। देखिए यहाँ पे उरैयूर है ना, यहाँ पे जस्ट बगल में तंजावुर है ना, यहाँ पे मुट्टियार हुआ करता था, ठीक है। तो उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया, चोल वंश प्राचीन मुखिया के परिवार जो था उसका विजालिया था, उसी ने ही मुट्टियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद वहाँ पे तंजावुर शहर और निशुंभ सूधनी देवी मंदिर का निर्माण कराया। विजालिया के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, और उसका राज्य को अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाकों में, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, और दूसरा पाठ हम लाएंगे फिर से।